विद्यार्थियों, आप अध्ययन कर रहे थे शुचि पर्यावरणम नामक पहले पाठ का, और इस पाठ में आपने देखा कि दो भागों का अध्ययन किस प्रकार हुआ। दो भागों में विद्यार्थियों, पहले भाग में तो आपने पाठ्यक्रम को जाना कि जो आपकी विषयानुक्रमणिका है वह क्या है, कितने पाठ हैं। तो दूसरे भाग में हमने मंगलाचरण पढ़ा और साथ ही साथ शुचि पर्यावरणम जो पहला पाठ है उसका पाठ परिचय जाना और गीत का सस्वर वाचन किया। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला भाग, तीसरा भाग है शुचि पर्यावरणम। इस पाठ का प्रकृतिरेव शरणम, अर्थात प्रकृति ही शरण है। यानी कि ये जो पाठ है इसमें जो वर्णन किया गया है, महानगरों में जो प्रदूषण फैल चुका है और कवि की कामना है कि वह शुचि पर्यावरण में जाए, अच्छे वातावरण में जाए, शुद्ध वातावरण में गमन करे। तो यहाँ पर कवि ने यह संदेश दिया है कि प्रकृति ही एकमात्र ऐसी शरण स्थली है जहाँ पर जाकर के मानव संतोषमय जीवन यापन कर सकता है। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इस जो भाग है प्रकृतिरेव शरणम, इसको शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, पिछले भाग में कुछ प्रश्न मैं आपको देके गया था, उम्मीद करता हूं कि आपने सही किए होंगे। आइए एक नजर डालते हैं। पहला प्रश्न था शुचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखकः क वर्तते। विद्यार्थियों, शुचि पर्यावरणम जो पहला पाठ है इसका लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका लेखक कौन है विद्यार्थियों? हरिदत्त शर्मा। देखिए यहाँ पे शर्मा है, यहाँ पे हरिदत्त शर्मा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रोफेसर, ठीक है ना, हरिदत्त शर्मा, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और संधि करके इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, शुचि पर्यावरणम इति पाठः कुतः संकलितः वर्तते। शुचि पर्यावरणम ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? जैसा कि आपको पता ही है, विवरणिका में आपने देखा कि हरिदत्त शर्मा के द्वारा जो लसलत्तिका नामक रचना ग्रंथ किया गया है, ठीक है ना, उसमें से यह लिया गया है। तो शुचि पर्यावरणम इति पाठः लसलत्तिकातः संकलितः वर्तते। क्या लिखेंगे आप? लसलत्तिकातः। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, पाठ का लेखक भी आ गया, संदर्भ ग्रंथ का नाम भी आ गया। अब आगे अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुते पाठे कस्य वर्णनम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो सबको पता है आपको कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, शुचि पर्यावरणम। तो किसका वर्णन है? अच्छे वातावरण का वर्णन है, शुद्ध वातावरण का वर्णन है। तो प्रस्तुते पाठे शुचि पर्यावरणस्य वर्णनम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में शुचि पर्यावरण का वर्णन किया गया है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आइए विद्यार्थियों, जो आपकी पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, उसका अध्ययन करते हैं पहले पाठ की। और पहले पाठ का जो उपशीर्षक हमने रखा है पहले भाग का, वह क्या है? प्रकृतिरेव शरणम। यहाँ पहले भाग से मतलब है विद्यार्थियों पहला जो पद्यांश है उससे। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो गीत है उसका जो मुख्य जो पंक्ति है गीत की, वह इस प्रकार है, दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, पंक्ति पढ़ाई जा रही है, श्लोक पढ़ाया जा रहा है, नाट्य पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका अर्थ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए और जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और दिमाग दोनों में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हम जानते हैं, उससे पहले शब्दार्थ आपके सामने दिए गए हैं, एक नज़र डालते हैं इन पे। दुर्वहम, इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में दुष्करम, दुर्भरम, कठिनम। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे कठिन। अत्र का मतलब है अस्मिन स्थाने, और हिंदी में है यहाँ। ठीक है, जीवितम यानी जीवनम, जीवन, जातम अभवत, हो गया, प्रकृतिरेव, प्रकृति ही, एव। यहां पर देखिए विद्यार्थियों ये संधि विच्छेद दिया गया है, यहां रुत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? रुत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां संधि का अध्ययन करेंगे, विसर्ग संधि का, उसी का एक भाग है रुत्व, यानी कि यहां पर विसर्ग को र हो गया है। तो प्रकृतिरेव यानी प्रकृति ही।
शरणम यानी शरण स्थान, शरण स्थली, ठीक है, शरण। फिर है शुचि, शुचि का मतलब पवित्रम, स्वच्छम, ठीक है, पवित्र। पर्यावरणम, परिधन आवरणम, यहाँ पर भी देखिएगा जैसा कि हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था कि यहाँ र है और र में छोटी ई की मात्रा है, परि, ठीक है ना, तो इस ई को य हो जाता है यण संधि के नियमानुसार। तो यहाँ संधि कौन सी है विद्यार्थियों, यहाँ यण संधि है और पर्यावरणम आपका पद बनेगा, पर्यावरण या वातावरण कह लीजिए, ठीक है। ये तो कठिन शब्दार्थ हुए। आइए हम जानते हैं इस पंक्ति का अर्थ क्या है, क्या कवि यहाँ कहना चाहता है। देखिए, दुर्वहम अत्र, क्या लिखा है, दुर्वहम अत्र, इसको अलग अलग हम करेंगे तो क्या होगा, दुर्वहम और अत्र। अत्र का मतलब है इस वातावरण में, ठीक है, महानगरों के मध्य में, इस संसार में, ठीक है। दुर्वहम यानी कठिन, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम यानी कठिन, जीवितम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है। यानी कि यहाँ इस महानगर में, इस संसार में जीना कठिन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति रेव, प्रकृति ही शरणम, शरण स्थान है, शरण स्थली है, प्रकृति ही एकमात्र रक्षा स्थान है, ठीक है। अतः हमें क्या करना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी पवित्र, पर्यावरणम यानी पर्यावरण जो है उसका हमें निर्माण करना चाहिए, कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपको सीधा अर्थ समझ में आ गया होगा। कवि कहना चाहते हैं कि महानगरों के मध्य यानी इस संसार में, इस लोक में जीना दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। अतः एकमात्र प्रकृति ही है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, इसीलिए हमारे द्वारा अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात और समझनी है विद्यार्थियों, यहाँ संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं के पर्यायवाची दिए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिएगा जीवितम इसका पर्यायवाची शब्द बताइए, या उल्टा पूछ ले कि जीवनम इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ से ढूंढ के बताइए, तो आप बता सकते हो जीवितम। समझ में आ गया विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास अन्वय, यानी आपने जो अभी पढ़ा, पंक्ति पढ़ी, उसका अन्वय किस प्रकार है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः अस्माकं प्रकृति एव शरणम अस्ति वयम शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः। यहाँ कवि का संदेश भी है, ठीक है ना। क्या संदेश है, अन्वय का अर्थ जानते हैं कि अत्र यानी यहाँ पर, इस लोक में, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम यानी कठिन, जातम यानी हो गया है, यहाँ जीना कठिन हो गया है। अतः इसलिए अस्माकम, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अस्माकम है, ठीक है ना, प्रकृति ही एव शरणम अस्ति, हमारी प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली है। वयम यानी कि हम सब, ठीक है, शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः, हम सभी कहाँ जाएं, शुचि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण में जाएं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अच्छे वातावरण में हमें जाना है, अर्थात हमें अच्छे वातावरण का निर्माण करना है, ये कवि का संदेश है। अब देखिए भावार्थ, इस जो अन्वय किया हमने, पंक्ति पढ़ी, उसका भावार्थ है अस्मिन् जगति महानगरेषु जीवनम दुष्करम अभवत्, अर्थात महानगराणि प्रदूषण युक्तानि अभवन्, अस्मात् कारणात् प्रकृति ही एव शरण स्थानम वर्तते, अतः अस्माभिः शुचि पर्यावरणे गन्तव्यम्, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरणस्य निर्माणं कर्तव्यम् इति। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, अस्मिन् जगति, इस संसार में, महानगरेषु महानगरों में, जीवनम दुष्करम अभवत्, जीवन कठिन हो गया है, अर्थात महानगराणि प्रदूषण युक्तानि अभवन्, महानगर जो हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं, जहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं बहुत ज़्यादा हैं, या यूँ समझ लीजिए फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने इत्यादि हैं, जहाँ से बहुत सारा धुआं और ध्वनि इत्यादि निकलती है, जिससे प्रदूषण फैलता है पर्यावरण में, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गए हैं, वो प्रदूषण से युक्त हो गए हैं।
अस्मात् कारणात्, इस कारण से प्रकृति ही एव शरण स्थानम वर्तते, प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली है। अतः इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा शुचि पर्यावरणे, ठीक है ना, गंतव्यम, इसलिए हमारे द्वारा अच्छे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जाना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरणस्य निर्माणम कर्तव्यम, और स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए, ऐसा यहाँ कवि कह रहे हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो आपके द्वारा भी अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है ना, प्रदूषण युक्त वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की सुरक्षा में रहना चाहिए और प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अपना पहला जो पद्यांश है, गीतांश है, वो इस प्रकार है। महानगर मध्य चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जो पहली पंक्ति बताई उसमें हमें प्रसंग बता दिया कि क्या स्थिति है पर्यावरण की। अब यहाँ पर देखिए और बता रहे हैं इसके बारे में कि क्या स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, महानगर मध्य, महानगर मध्य का मतलब है यहाँ महानगरों के बीच, महानगरों में। चलद अनिशम, इस पद को हम अलग अलग करते हैं, चलत और अनिशम। ठीक है, चलत का मतलब चलते हुए। अब यहां पर विद्यार्थियों समझना है कि चल धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। ठीक है ना, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुए अर्थ में किया जाता है, वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। तो चलते हुए, अनिशम यानी दिन रात, अनिशम का मतलब क्या हुआ, दिन रात। ठीक है, महानगरों में दिन रात चलते हुए। अब क्या चलता है, इसका जो है प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर है कालायश चक्रम, यानी कि लोह चक्र। लोहे का जो चक्र है वह दिन रात महानगरों में चलता रहता है। अब लोहे का चक्र से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया कि कल कारखाने हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे यंत्र हैं, साधन हैं, ठीक है ना, उनका जो चक्र है, ठीक है ना, वह चलता ही रहता है। और उस चलते हुए चक्र के कारण दिन रात महानगरों में क्या होता है, आगे देखिए। मनः शोषयत, यह जो कालायश चक्र है वह, यानी लोहे से युक्त जो चक्र है, लोह चक्र है, वह मनः, मन को, शोषयत मतलब शोषित करते हुए, सुखाते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ विद्यार्थियों शोषयत जो ये पद है, इसमें भी आपको शुष धातु है, ठीक है, सुखने अर्थ में, और क्षत्रिय प्रत्यय है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये प्रकृति और प्रत्यय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ बीच में से अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, तो आप आसानी से बता सकें। ठीक है, तो मन को शोषित करते हुए, सुखाते हुए, तनु हो, और जो शरीर है, मानव शरीर है, उसको पेशयत, पीसते हुए, यानी कष्ट पहुंचाते हुए। ठीक है ना, तो यहाँ तनु हो, पेशयत, यहाँ पिश धातु है, ध्यान रखना, पीसना अर्थ में। ठीक है ना, और वही क्षत्रिय प्रत्यय है। तो क्या हुआ, मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए अर्थात कष्ट देते हुए, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा, हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। कौन, कालायश चक्र जो है, मन को सुखाते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए हमेशा टेढ़ा ही घूमता है। समझ में आ गया विद्यार्थियों? आइए आगे चलते हैं। और क्या है कि देखिए, आपका ये लोह चक्र है, तो ये लोह चक्र यूं ही नहीं बना, इसके क्या है, इसके बहुत सारे क्या है, दांत हैं। क्या है, दांत हैं। तो यहाँ कहा है दुर्दांतई दशनई अमुना, इसको अलग अलग करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, संधि है यहाँ पर दुर्दांतई, यह र जो है द में उसको विसर्ग हो गया, ऋतु विसर्ग संधि है। फिर है दशनई,
यहां पर भी र जो है उसको क्या हो गया, विसर्ग हो गया है, या यूं कह लीजिए विसर्ग को र हो गया है, ठीक है ना। फिर आगे है अमुना। अमुना यानी इससे या इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस लोह चक्र के द्वारा, जो जिसके दांत कैसे हैं, दशनई यानी दांतों के द्वारा। इस चक्र में जो दांत है ना, ये इन दांतों के द्वारा, और वो भी कैसे हैं, दुर्दांत है, भयंकर हैं, बहुत तीखे हैं, ठीक है, कष्ट देने वाले हैं। ऐसे दुर्दांत दांतों के द्वारा स्यान नैव, इस पद को देखिए विद्यार्थियों, स्यात न और एव, ठीक है। यहां अनुनासिक संधि है, त को न हो जाता है, और इधर यहां पर जो ये है न में अ और ए वृद्धि होकर के आई हो जाएंगे, तो हमारे पास स्यान नैव यह पद बनेगा। तो यानी कि स्यात यानी होना चाहिए, न यानी नहीं, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जनग्रसनम, लोगों का ग्रास होना, लोगों की मृत्यु होना, लोगों का नष्ट होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताया कवि ने, एक बार फिर से देखते हैं। कवि ने कहा कि महानगरों के मध्य जो कालायश चक्र है, लोह चक्र है, वह दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को कष्ट देता हुआ हमेशा टेढ़ा ही घूमता है, और क्या करता है कि इसके जो भयंकर दांत हैं उनके द्वारा किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस हेतु हमें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, हमें क्या करना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने कुछ पदों का अर्थ या तोड़ करके बताया, संधि करके, और संधि करने के साथ साथ प्रकृति प्रत्यय भी आपको बताया। तो यहाँ पर ये इसलिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कठिन शब्दार्थ है आपके पास में। चलत यानी परिभ्रमत, घूमते हुए, सॉरी यहाँ पर चलते हुए, यह अर्थ है, क्या है, चलते हुए। फिर है अनिशम यानी अहर्निशम, दिन रात। कालायस चक्रम, लोह चक्रम, ठीक है, लोहे का चक्र। शोषयत यानी शुष्की कुर्वत, अर्थात सुखाते हुए। तनुहु यानी शरीरम, शरीर। पेशयत यानी पिष्टि कुर्वत या पीसते हुए। भ्रमति यानी भ्रमणम करोति, घूमता है। वक्रम, कुटिलम, टेढ़ा। दुर्दांतई, भयंकरई, भयानक, दांतों से। दर्शनई, दंतई, दांतों से। अमुना, अनेन, इससे या इसके द्वारा। जनग्रसनम, जनभक्षणम, मानव विनाशम, ठीक है, मानव का विनाश। समझ में आ गया। ये कठिन शब्दार्थ आपके हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। हमारे पास में जो हमने पद्यांश पढ़ा है उसका जो अन्वय है और भावार्थ है वो किस प्रकार है, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो देखिए अन्वय, महानगर मध्य अनिशम चलत कालायश चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। अमुना यानी कि इस चक्र के द्वारा दुर्दांतई दशनई जनग्रसनम न एव स्यात्, ठीक है। अर्थात क्या अर्थ हुआ, महानगर में दिन रात चलते हुए काल रूपी जो चक्र है, लोहे का जो चक्र है, वह मन को सुखाते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए हमेशा टेढ़ा घूमता है। इसके द्वारा, इस चक्र के द्वारा, इसके जो भयंकर दांत हैं उन दांतों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का ग्रास नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, न एव स्यात् नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भावार्थ देखिए क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर। अच्छा, कवि कौन है विद्यार्थियों, हरिदत्त शर्मा, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया ये पाठ, लसलत्ती का, ठीक है। तो यहां देखिए, महानगरेषु निर्बाध गत्या अहर्निशम यंत्राणि यानानि च सन्ति। यहां पर देखिए संति लिखा हुआ है विद्यार्थियों, सही कीजिएगा इसको, संति, ठीक है। एतानि यंत्राणि यानानि च मनः शोषणं कुर्वन्ति, शरीरस्य पेषणं कुर्वन्ति, सर्वदा कुटिलगत्या भ्रमन्ति च। एतेषां यानानां चक्राणां च भयंकरै, यहाँ पर क लिखा हुआ है, भयंकरई, ये मैं सही कर देता हूँ यहाँ पर, भयंकरई, ठीक
ठीक है विद्यार्थियों, सही कर लीजिएगा। भयंकरै दंतै जनानां भक्षणं मरणं वा न भवेत् अतः कवेः कामना वर्तते यत् वयं स्वच्छ वातावरणं प्रति गच्छेम इति। इसका अर्थ देखते हैं विद्यार्थियों। महानगरों में बिना किसी रुकावट के, निर्बाध गत्या का मतलब बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना, बिना रुके हुए दिन रात यंत्रों और यानों जो है वह चल रहे हैं, ठीक है ना। संति की जगह आप यहां पर चलंती का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि महानगरों में निर्बाध गति से दिन रात यंत्र और यान, यानी कि यंत्र का मतलब है साधन, जो कल कारखानों में मशीनें इत्यादि हैं वो, और यानानी का मतलब जो यान है, साधन है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल कार इत्यादि जो है वे क्या है, चल रही है। एतानी यंत्राणी यानानी च, और ये यंत्र और यान जो है मन को सुखाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। मनः शोषणम कुर्वन्ति, मन का शोषण करते हैं, मतलब कई बीमारियों को फैलाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ाते हैं, ठीक है। शरीरस्य पेषणम कुर्वन्ति, और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषित करते हैं। सर्वदा हमेशा कुटिल गत्या भ्रमन्ति च, और हमेशा टेढ़ी गति से ही चलते रहते हैं। एतेषाम यानानाम चक्राणाम च, और जो ये यान और चक्र हैं वे जो हैं अपने भयंकर दांतों से लोगों का भक्षण करते हैं, लोगों को मृत्यु का कारण बनाते हैं, मृत्यु के कक्ष में पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः कवे कामना वर्तते, इसीलिए कवि की कामना है कि हम सभी स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें, उसकी ओर जाएं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, अन्वय भावार्थ हो गया है। आपसे यदि पूछा जाए कि प्रस्तुत गीतांश का क्या करें, आप हिंदी अनुवाद करें, तो हिंदी अनुवाद में आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। यदि आपसे पूछे कि संस्कृत में बताइए, तो संस्कृत में आपके सामने भावार्थ है, इसका अन्वय है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है आगे जानते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष है, यानी कि यहाँ संधि के पद कौन से हैं, और प्रत्यय से संबंधित और समास से संबंधित पद कौन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं। चलद अनिशम, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं, चलत धन अनिशम, ठीक है, जसत्व संधि है, यानी कि यहाँ अंत में झल वर्ण यदि होता है, ठीक है ना, तो उसे जस आदेश हो जाता है। तो त है, त को तीसरा वर्ण इसी का क्या हो जाएगा अपने पास में, द हो गया, तो जसत्व संधि है, हल संधि का एक भेद है। फिर आगे है दुर्दांतैर दशनैर अमुना, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, दुर्दांत ही दशन ही अमुना, रुत्व संधि है यहाँ पर दोनों ही जगह, विसर्ग को र हो गया है। फिर है स्यानैव, स्यात न और एव, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर त को न हो जाएगा, ठीक है ना, अनुनासिक संधि है, और यहाँ वृद्धि संधि है, इधर वृद्धि और इधर अनुनासिक संधि है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रत्यय, चलत में चल क्षत्रिय प्रत्यय है, शोषयत में शुष क्षत्रिय प्रत्यय है, पेशयत में पिश क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। अर्थ हुआ चलते हुए, सुखाते हुए, पीसते हुए, ठीक है ना। समास है यहाँ पर देखिए महानगरम, महच्च तत् नगरम, कर्मधारय समास है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो समास है उसके अंतर्गत कर्मधारय समास है, तो वहाँ इसका उदाहरण पूछा जा सकता है, महानगरम महच्च तत् नगरम महानगरम, ठीक है ना, कर्मधारय समास है। फिर है दुर्दांत दशनई, यहाँ पर देखिए दशनई, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, दुर्दांतई दशनई कर्मधारय समास है, ठीक है। विशेषण विशेष समास अर्थात कर्मधारय समास, ठीक है ना। दुर्दांत यानी भयंकर, और दशनई यानी कि जो दांत है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार ये समास भी हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि भी हो गई, जो कि आपने विशेष में पढ़ा है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे देखिए आपके पास में गृह कार्य, जी हाँ, गृह कार्य आपके लिए आपने जो ये पद्यांश पढ़ा है, गीतांश पढ़ा है, उससे संबंधित ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये पद्यांश आपके सामने है, इस प्रकार से परीक्षा में आपके हो सकता है, और इसी को देख करके, इसी को आधार करके इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है, महानगर मध्य अनिशम किम चलति।
आगे निर्देश दे दिया एक पदेन, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है, इसमें से ही ढूंढ के लिखना है। दूसरा है दुर्दांतैर दशनैर अमुना किम न स्यात्, ठीक है, एक पदेन, इसका भी उत्तर आपको एक पद में ही लिखना है। अगला है कालायस चक्रम कथम भ्रमति, ठीक है, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, निर्देश दे दिया है, उसी अनुसार आप उत्तर लिखें। पूर्ण वाक्यन, पूरे वाक्य में, एक वाक्यन का मतलब भी पूरे वाक्य में होता है और पूर्ण वाक्यन का मतलब भी पूरे वाक्य में होता है, ठीक है। और आगे देखिए, इसी जो पद्यांश है देख करके आपको क्या करना है, ये दो प्रश्नों के उत्तर और लिखने हैं। दो प्रश्न क्या है देखिए, अभवत इति क्रियायाः समानार्थकम पदम, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, अभवत इति क्रियायाः समानार्थकम, सिमिलर, ठीक है ना, समान या पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत, ठीक है, पद्यांश से चुन करके लिखना है। फिर है प्रकृतिरेव इति पदस्य संधि विच्छेदम लिखत, ठीक है ना, आपको बता ही दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। आगे अगला पद्यांश लेकर अगले भाग में मैं प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।